जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का 14th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें सबसे पहले हम आपको प्रश्नावली 14.1 हम बताने जा रहे हैं। और देखिए 14.1 में एक आता है कथन, स्टेटमेंट। तो कथन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। किसी भी व्यक्ति के द्वारा कही गई वह बात जो बिल्कुल सत्य हो या बिल्कुल असत्य हो, माने ये कन्फर्म है कि सत्य है या ये कन्फर्म है कि असत्य है, तो वह कथन होता है। लेकिन अगर कोई चीज कन्फ्यूजिंग हो, जिसमें क्लियर न हो पा रहा हो कि किस दिन की बात हो रही है, किस व्यक्ति की बात हो रही है, तो वह कथन नहीं होता है। और अगर किसी को आदेश दिया जाए कि तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम चले जाओ, तो इस तरह के जितने आदेशात्मक जो बातें होती हैं वो कथन नहीं होती हैं। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वो कथन नहीं कहलाते हैं मैथ के हिसाब से, गणित के हिसाब से। तो ये गणितीय विवेचन है, यानी यहाँ पर केवल एक्सप्लेन करना होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता है। देखिए जैसे कि हम प्रश्नावली 14.1 शुरू कर रहे हैं, आप सभी लोग बुक खोलें और देखें क्वेश्चन नंबर 1 को। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन है, अपने उत्तर के लिए कारण भी बतलाइए। तो फर्स्ट, 1 महीने में 35 दिन होते हैं, तो ये गलत है। तो हमने कहा कि जो क्लियर होगा कि सही है या गलत है तो वो कथन होगा। तो ये गलत है, इसलिए यह कथन होगा। और जहां संदेह रहेगा वही कथन नहीं होगा। अब आ जाइए सेकंड पर। गणित एक कठिन विषय है, तो इस बात से सभी लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि कुछ लोग गणित को मनोरंजन मान करके पढ़ते हैं और ये कहा जाता है कि गणित मनोरंजन का विषय है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कठिन भी हो सकता है। तो गणित एक ऐसा विषय है जो कुछ लोगों के लिए आसान और कुछ लोगों के लिए कठिन हो सकता है। मतलब ये कथन सत्य भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है, यानी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए यह कथन नहीं होगा। अब इसके बाद आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। आप सभी लोग बुक में ध्यान से देखें। 5 और 7 का योगफल अगर 5 और 7 को जोड़ें तो आपको मालूम है कि 12 आएगा। और यह 10 से अधिक होता है, 12 जो है 10 से अधिक होता है। तो क्या कहा जा रहा है, 5 और 7 का योगफल 10 से अधिक है। तो ये तो सही है ना कि 10 से अधिक होगा, तो ये सही है, इसलिए ये कथन है। अब आ जाइए चौथे पार्ट पर। किसी संख्या का वर्ग एक सम होता है। किसी संख्या का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1, तो ये तो पहले ही विषम आ गया। अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 4, ये सम हो गया। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सम संख्या का वर्ग सम आ रहा है, विषम का वर्ग विषम आ रहा है। तो यह कहना कि किसी संख्या का वर्ग एक सम होता है, ये कन्फ्यूजिंग है। संख्या का वर्ग सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। ये कथन न तो सत्य है और न ही असत्य है, या कह सकते हैं कि दोनों है, तो दोनों है, तो कन्फ्यूजिंग है। जब कन्फ्यूजिंग होता है तो यह कथन नहीं होता है। अब इसके बाद आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। किसी चतुर्भुज की भुजाएं
बराबर लंबाई की होती है। ये कहाँ होता है? बस चतुर्भुज की कंडीशन ये होती है कि उसकी 4 भुजाएं होती हैं, चारों बराबर भी हो सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं। अगर हम इसकी बात करें, वर्ग की बात करें, तो चारों भुजाएं बराबर हैं, चतुर्भुज है। लेकिन अगर हम इसको कहें तो ये भी तो चतुर्भुज है, भले ये समलंब है लेकिन इसको भी तो हम कहेंगे कि चतुर्भुज है। तो ये आवश्यक नहीं है कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होंगी। ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए यह कथन नहीं है। अब इसके बाद देखिए 6वें पार्ट में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और हमने आपको बताया कि जितने भी आदेशात्मक बातें होती हैं वो कथन नहीं होता है। तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है, यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, इसलिए यह कथन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, दिया है -1 और 8 का गुणनफल 8 होगा। ये तो गलत है ना, ये गलत है, तो गलत ही कन्फर्म है कि गलत है, इसलिए यह कथन होगा। हमेशा दिमाग में रखे रहिएगा कि अगर कही गई बात या तो सत्य है तो कथन होगा या असत्य है तो कथन होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच का होगा, कंफ्यूजिंग होगा, कन्फर्म नहीं होगा, दोनों भी हो सकता है, तो उस स्थिति में वो कथन नहीं होता है। अब आ जाइए 8th पार्ट पर। 8th पार्ट में दिया है कि किसी त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये तो सही बात है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, इसलिए ये कथन है, ये सत्य है, कथन है। अब आ जाइए 9वें पार्ट पर। आज एक तूफानी दिन है, तो आज का मतलब कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। केवल कहा जा रहा है कि आज। तो आज का मतलब कौन सा दिन है ये कंफर्म नहीं है, इसलिए यह भी कथन नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सभी वास्तविक संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो सभी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या नहीं होती है। कोई भी वास्तविक संख्या सम्मिश्र संख्या तब कहलाती है जब उसमें वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों संख्याएं मिली हों, तब वो सम्मिश्र संख्या होती है। तो इसका मतलब कि 10वें में जो कहा जा रहा है वो गलत है, और वो गलत है इसलिए ये कथन है। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, वाक्यों के ऐसे 3 उदाहरण दीजिए जो कथन नहीं है। ऐसा 3 ठे उदाहरण देना है जो कथन नहीं है। जैसे अगर कह दिया जाए कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं सभी लोग निडर हैं, तो अब एक चीज बताइए, सभी लोग निडर हैं और कमरे के अंदर घुसे हुए हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उस कमरे के अंदर कुछ लोग निडर भी हो सकते हैं और कुछ लोग डरपोक भी हो सकते हैं। तो यह कन्फर्म नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता कि उस कमरे में जितने लोग हैं सभी लोग निडर भी होंगे या उसमें से कुछ लोग डरपोक भी होंगे, ये कन्फर्म नहीं है, इसलिए यह कथन नहीं है। इसका एक उदाहरण है। एक और उदाहरण हम दें, जैसे कहा जाए कि वह इंजीनियर है, तो वह इंजीनियर, वह माने कौन, इससे कंफर्म हो रहा है कि वो कौन है। वो कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी एक कथन नहीं है। चूंकि 3 उदाहरण देने के लिए कहा जा रहा था, तो अब जो है कुछ और उदाहरण दे दे। जैसे कह दिया जाए कि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदैव 1/2 होती है। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदैव 1/2 यानी 1/2 भी हो सकती है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 30 डिग्री
cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, cos 45 की डिग्री 1/√2 होती है। तो इस तरह से यह कह देना कि सबका वर्ग जो है 1/2 होगा, ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए यह भी कथन नहीं है। तो यहाँ पर आपको उदाहरण मिल गया है, और ये उदाहरण मिला है, 3 उदाहरण देना था जो कथन नहीं है, तो ये कन्फर्म हो गया। और ये प्रश्नावली 14.1 जो थी, ये 14.1 आपकी कंप्लीट होती है। अब हम प्रश्नावली 14.2 शुरू करेंगे। यहाँ देखें, यहाँ पढ़ना है आपको निषेधन। निषेध जैसे देखते हैं सिनेमा हॉल में जाते हैं तो लिखा होता है धूम्रपान निषेध, यानी यहाँ धूम्रपान नहीं करना है। ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं तो उस पर लिखा रहता है धूम्रपान निषेध, यानी धूम्रपान यानी ज्वलनशील पदार्थ का निषेध। निषेध माने प्रतिबंध, उस पर रोक है, ये इसका मतलब। तो अब देखिए, देखा जाए प्रश्नावली 14.2। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथन के निषेधन कीजिए। निषेधन माने उसका विपरीत शब्द लिखिए। क्या है? पहला, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, तो इसका जब निषेधन करेंगे तो कहेंगे कि चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है। बस खाली नहीं शब्द जोड़ देंगे, निषेधन हो जाएगा। √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है। अब इससे मतलब नहीं है कि ये जो बात कहा जा रहा है वो सही है कि गलत है, इससे मतलब नहीं है। बस जो कहा जा रहा है उसका ऑपोजिट आपको बता देना है, तो वही निषेधन हो जाएगा। तो √2 एक सम्मिश्र संख्या नहीं है, तो इसका निषेधन क्या हो जाएगा? √2 एक सम्मिश्र संख्या है। इसी तरह से थर्ड में, सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज नहीं होते हैं, तो इसका निषेधन करेंगे तो क्या कह देंगे कि सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं। इसके बाद फोर्थ में क्या है? संख्या 2 संख्या 7 से अधिक है, तो इसका निषेधन करेंगे तो कह देंगे कि संख्या 2 संख्या 7 से अधिक नहीं है। बस नहीं शब्द जोड़ देंगे, निषेधन हो जाएगा। फिफ्थ में आ जाइए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो जब निषेधन करेंगे तो लिख देंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। अब इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्या निम्नलिखित प्रत्येक कथन युग्म कथनों का जोड़ा दिया है? एक दूसरे के निषेधन है। निषेधन माने एक दूसरे का विपरीत है, तो एक दूसरे का विपरीत होगा तो कह देंगे कि निषेधन है, और विपरीत नहीं होगा तो कह देंगे निषेधन नहीं है। फर्स्ट में दिया है, यक्ष एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि अपरिमेय है। और सेकंड में क्या दिया है? यक्ष एक अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब कि परिमेय है। तो पहला वाला कह रहा है कि अपरिमेय है और दूसरा वाला कह रहा है कि परिमेय है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कथन एक दूसरे का निषेधन करते हैं। अब आ जाइए सेकंड पार्ट पर। यक्ष एक परिमेय संख्या है और उसका दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि यक्ष एक अपरिमेय संख्या। यहाँ भी दोनों का विपरीत है, तो इसलिए दोनों कथन एक दूसरे के निषेधन हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। निम्नलिखित मिश्र कथन। मिश्र कथन माने क्या होता है? कई बातें एक ही चीज में जोड़ दी जाती हैं। एक ही कथन में जब कई कथन जोड़ दिए जाते हैं तो ये हो जाता है मिश्र कथन। देखिए क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित मिश्र कथन के वे घटक ज्ञात कीजिए। घटक माने उसके अलग अलग भाग, और जांचिए कि वे सत्य हैं या असत्य हैं। जैसे पहले में दिया हुआ है, संख्या 3 अभाज्य है
या विषम है। तो इसको अलग अलग लिखेंगे तो पहले कथन को अगर हम P माने तो लिख देंगे P सच दैट संख्या 3 अभाज्य है, संख्या 3 अभाज्य है, संख्या 3 अभाज्य है। अब इसी का एक दूसरा कथन है कि संख्या ये 3 विषम है तो लिख देंगे संख्या 3 विषम है। तो जो प्रश्न में 2 कथन एक ही में मिला दिए गए हैं ना, उसको अलग अलग कर देंगे तो कथन जो है पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर पूछ रहा था कि सत्य है कि असत्य है, तो ये तो सत्य है कि संख्या 3 अभाज्य होती है, और यह भी सत्य है कि संख्या 3 विषम होती है। अब इसके बाद इसका जरा सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में क्या है, सभी पूर्णांक धन हैं या ऋण हैं। तो अब इसको कैसे अलग अलग करेंगे, लिख देंगे पहले कथन को अगर P से प्रदर्शित करें तो लिखेंगे कि सभी पूर्णांक धन हैं। पहला कथन होगा सभी पूर्णांक धन हैं, और अगर दूसरे कथन को हम Q से रिप्रेजेंट करें तो लिख देंगे सभी पूर्णांक ऋण हैं, सभी पूर्णांक ऋण हैं, सभी पूर्णांक ऋण हैं। तो उसी कथन को अलग अलग कर दिए। तो देखिए आपको मालूम है कि पूर्णांक धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है। तो ये कहना कि सभी पूर्णांक धन है या ये कहना कि सभी पूर्णांक ऋण है, ये गलत है। इसका मतलब कि ये सेकंड वाला जो कथन है वो असत्य है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, संख्या 100, संख्या 3, 11 और 5 से भाज्य है। यहाँ पर देखिए 3 कथन एक ही में जोड़े गए हैं, तो इसको अलग अलग हम लिखेंगे। पहला कथन P है तो लिख देंगे संख्या 100 3 से भाज्य है। संख्या या लिखा जाएगा कि संख्या 100 3 से भाज्य है, अलग अलग किया गया है। फिर दूसरे कथन को अगर हम Q से प्रदर्शित करें तो 11 दिया है, तो लिखा जाएगा कि संख्या 100 11 से भाज्य है, 11 से भाज्य है। एक कथन और है, उसको हम R मान लेते हैं। R सच दैट 5 से भाज्य है। लिखा जाएगा कि संख्या 100 5 से भाज्य है, 5 से भाज्य है। तो अब देखिए ये तीनों, इसमें 3 कथन थे, तीनों कथन को हम अलग अलग कर दिए। अब देखिए क्या है, अब ये पूछा जा रहा है कि सत्य है कि असत्य है। तो देखिए 100 3 से भाज्य नहीं है, 100 11 से भाज्य नहीं है, 100 5 से भाज्य है। तो सबसे भाज्य होता तो कहते कि सत्य है, 1 से भाज्य है और 2 से भाज्य नहीं है, तो इसको भी कह देंगे कि यह भी असत्य है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 14.1 और प्रश्नावली 14.2 आज खत्म हुए। अब अगली प्रश्नावली, अगली 2-3 प्रश्नावलियों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों प्रश्नावलियाँ बहुत आसान थी, इसको तैयार रखे रहिएगा। ये दोनों प्रश्नावलियाँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की दिक्कत समझ में
आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।